हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। सो जैसे कि आपको पता है कि हम क्लास 11 की जो एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की उसे कवर कर रहे हैं। एंड इस बुक का नेम है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। एंड इसकी जो है अभी फर्स्ट बुक ही हम कवर कर रहे हैं। 11th पे जो है टोटल आपकी 2 बुक्स रहेंगी, उसकी फर्स्ट बुक अभी हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। एंड इस बुक का जो है अभी फर्स्ट चैप्टर जो था वो हमने कवर नहीं किया था, सेकंड चैप्टर से हमने जो है कवर करना स्टार्ट किया था। तो हमने बात की थी अबाउट द ओरिजिन और द एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, राइट। अर्थ के बारे में देखा था, मून के बारे में देखा था एंड लिथोस्फीयर के बारे में देखा था। देन आ जाता है आपका इंटीरियर ऑफ द अर्थ, धरती के इंटीरियर के बारे में हमने यहाँ पे देखा था कि कितने पार्ट्स में, कितने लेयर्स में जो है हम यहाँ पे इसे कवर करते हैं। तो पहला आता है आपका क्रस्ट, फिर आता है मेंटल, ठीक है। देन उसके बाद में कोर पार्ट आता है। तो इन सभी को हमने देखा था कि ये कितने किलोमीटर तक नीचे जाते हैं। एंड आफ्टर दैट जो है वी हैड डिस्कस अबाउट दी ओशियंस के बारे में एंड कॉन्टिनेंट्स के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन जो है इनकी, उनके बारे में हमने यहाँ पे कवर किया था। एंड फिफ्थ चैप्टर में जो है हमने बात की थी अबाउट दी लैंड फॉर्म्स, ठीक है, लैंड फॉर्म्स की बात की थी। तो अभी जो है लास्ट वीडियो में हमने 6 चैप्टर को स्टार्ट किया था जिसमें हम बात कर रहे थे अबाउट दी जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस के बारे में, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एंडोजेनिक होते हैं, ठीक है, एंडोजेनिक प्रोसेसेस होते हैं, और दूसरे जो है आपके यहाँ पे एक्सोजेनिक प्रोसेसेस भी होते हैं। तो इनके बारे में हम डिटेल्ड वे से कवर कर रहे थे। इसी चैप्टर को जो है आज हम यहाँ पे आगे कंटिन्यू करेंगे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। एंडोजेनिक प्रोसेसेस हमने देखे थे, जो कि धरती के अंदर वाले प्रोसेसेस होते हैं, वोल्केनिज्म वाले जैसे प्रोसेस हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सोजेनिक प्रोसेसेस की, ठीक है। तो ये अपनी एनर्जी कहाँ से डिराइव करते हैं, कि ये भी तो मूवमेंट करते हैं, ये भी तो धरती के सरफेस को ऑल्टर करते हैं। तो इनमें जो एनर्जी है वो कहाँ से आती है, तो एटमॉस्फेयर से जो है इनमें एनर्जी आती है, ठीक है। सन से जो है इसमें एनर्जी आती है, एंड टेक्टोनिक फैक्टर्स की वजह से भी जो है कुछ एनर्जी इसमें आती है। ओके, so gravitational force acts upon all earth materials, gravitational force act upon all earth material, जितने भी अर्थ के मटेरियल है उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स का प्रभाव रहता ही है। स्लोपिंग सरफेसेस यहाँ पे बनते हैं, दे टेंड टू प्रोड्यूस मूवमेंट ऑफ मैटर इन डाउन स्लोप डायरेक्शन। मीन जो है कुछ भी डाउन स्लोप डायरेक्शन में जो मैटर जा रहा है, मूव कर रहा है, वो किसकी वजह से है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही है, ठीक है। तो जो फोर्स यहाँ पे अप्लाई की जाती है पर यूनिट एरिया, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बच्चे स्ट्रेस बोलते हैं, ठीक है। सो स्ट्रेस क्या है, ये एक सॉलिड जो है पार्ट में इसे किया जाता है बाय पुशिंग या फिर पुलिंग, ठीक है। ये दो प्रोसेस होते, पुश करते हैं या फिर उसे जो है ये पुल करते हैं। मीन पुश करना धक्का देना, धकेलना उसे, या फिर पुल करना मीन खींचना, ठीक है। इसमें जो है हम डिफॉर्मेशन, हमें प्रोसेस जो है देखने को मिलता है। सो फोर्सेस एक्टिंग अलोंग द फेसेस ऑफ अर्थ मटेरियल, जो यहाँ पे अर्थ के मटेरियल के जो फेसेस है ना, यहाँ पे उसकी तरफ जो फोर्सेस पड़ रही होती हैं वो शेयर स्ट्रेस होते हैं, वो सेपरेटिंग फोर्सेस होती हैं, ठीक है। सो इट इज दिस स्ट्रेस जो कि रॉक्स को ब्रेक कर देती हैं, टूट जाती हैं, ब्रेक कर देती हैं। मीन ऐसे कोई मटेरियल है, उसके बाहर वाली जगह पे ऐसे जो है दोनों तरफ जो है फोर्स पड़ रहा है, इधर की तरफ इधर की तरफ, तो मटेरियल जो है वैसे क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। एंड तो ये शेयर स्ट्रेस होता है, इसकी वजह से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या फिर स्लीपेज हमें देखने को मिलती है। So beside the gravitational strength, Earth material becomes subjected to molecular stress also, ठीक है। ग्रेविटेशनल स्ट्रेस के साथ साथ यहाँ पे मोलिकुलर स्ट्रेस भी रहता है। तो ये भी नंबर ऑफ फैक्टर्स की वजह से पड़ता है, जैसे कि टेम्परेचर में चेंजेस हो गए, क्रिस्टलाइजेशन हो गया, मेल्टिंग हो गई, ये कुछ मोस्ट कॉमन चीजें हैं, ठीक है। देन उसके बाद में केमिकल प्रोसेसेस आते हैं। इसमें क्या होता है, बॉन्ड्स जो होते हैं ना बिटवीन द ग्रेन्स वो लूज डाउन हो जाते हैं कुछ केमिकल प्रोसेसेस की वजह से। एंड जो सोल्यूबल मिनरल्स होते हैं उन्हें डिसॉल्व कर देते हैं या फिर सीमेंटिंग मटेरियल्स में। Thus, the basic reason that lead to the weathering, mass movements and erosion is development of stress in the body of earth material. तो बेसिक रीजन यही है जिसकी वजह से वेदरिंग होती है, मास मूवमेंट होता है या फिर इरोजन हमें देखने को मिलती है, वो ये है कि अर्थ के मटेरियल के ऊपर स्ट्रेस जो है वो पड़ रहा है। ओके, सो टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन जो है ये दो इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक एलिमेंट्स है जो यहाँ पे डिफरेंट प्रोसेसेस को कंट्रोल करते हैं। So all the exogenic geomorphic processes are covered under the general term denudation, ठीक है। जितने भी exogenic geomorphic process होते हैं ना, कुछ भी हो, वेदरिंग हो रही हो, मास मूवमेंट हो रही हो, इरोजन हो रहा हो, उन सभी के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, डेन्यूडेशन बोलते हैं, ठीक है। डेन्यूड का मतलब है स्ट्रिप ऑफ और टू अनकवर, मीन वहां से
अनकवर कर देना, मीन वहां से हटा ही देना, स्ट्रिप ऑफ कर देना मटेरियल को एक जगह से। तो वेदरिंग, मास मूवमेंट, इरोजन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन, जो सारे किस में आ जाते हैं, डेन्यूडेशन में आ जाते हैं। ओके, तो ये होते हैं डेन्यूडेशनल प्रोसेस का एक चार्ट जो है वो दे रखा है। तो ये है आपके प्रोसेसेस एंड इनके जो ड्राइविंग फोर्सेस हैं। मीन वेदरिंग जो है वो किस वजह से हो सकती है, वेदरिंग जो है ये एक डेन्यूडेशनल प्रोसेस है, तो कौन सी फोर्स की वजह से होती है, ग्रेविटेशनल, मॉलिक्यूलर या फिर केमिकल एक्शंस की वजह से। ये आपको नोट डाउन करने हैं, ऐसे पूछा जा सकता है डायरेक्टली कि वेदरिंग कौन सी फोर्स की वजह से होती है। देन मास मूवमेंट हो गई, ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। इरोजन या फिर ट्रांसपोर्टेशन हो गई, ये काइनेटिक एनर्जी की वजह से होते हैं। ओके, तो फ्लो चार्ट जो आप देख रहे हो, इसमें जो है डेनोटेशन प्रोसेस को दिया हुआ है, उनके जो रिस्पेक्टिव ड्राइविंग फोर्सेस है उनके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो यहाँ से क्लियर हो जाता है यहाँ पे चार्ट को देखे डेट हर प्रोसेस जो है यहाँ पे उसके पीछे एक ड्राइविंग फोर्स होती है या फिर एनर्जी होती है। तो एज देर आर डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन्स, ठीक है, डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन्स हैं, एंड हर क्लाइमेटिक रीजन में जो थर्मल एनर्जी होती है ना वो भी डिफरेंट होती है। उसके लैटिट्यूडनल हिसाब से, लोकेशन की वजह से, सीजन की वजह से, लैंड एंड वाटर स्प्रेड की वजह से ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो एक्सोजेनिक जोमॉर्फिक प्रोसेसेस होते हैं दे वेरी फ्रॉम रीजन टू रीजन, ठीक है, वो रीजन टू रीजन जो है वेरी करते हैं। तो द डेंसिटी, टाइप एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजिटेशन, हर जगह पे यहाँ पे वेजिटेशन जो है वो अलग तरह से होती है, उनकी टाइप ही अलग होती है, डेंसिटी अलग होती है। ठीक है, तो ये वेजिटेशन की ये जो डिफरेंसेस है ना वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है कि वहाँ पे बारिश कितनी पड़ती है, वहाँ का टेम्परेचर कितना है। ठीक है, तो ये भी जो है एक्सोजेनिक जोमॉर्फिक प्रोसेस की वजह से ही जो है ये हमें डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। So within different climatic regions, there may be a local variations of the effect of different climatic elements, ठीक है, तो जो different climatic regions में हमें जो है different तरह के जो है effects देखने को मिलते हैं due to altitudinal differences, aspect variations या variation in the amount of insolation, mean heat वहां पे कितनी ट्रैप कर रही है धरती, ठीक है, कंपेयर टू द ईस्ट एंड वेस्ट स्लोपिंग फेसेस, राइट। तो यहाँ पे डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन्स हम ये बोल सकते हैं कि डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन्स जो होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वहां पे जो है ये जो डेन्यूडेशनल प्रोसेसेस हैं, डेन्यूडेशनल प्रोसेसेस जो हैं वो कितने हद तक यहाँ पे जो है हो पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि क्लाइमेट में जो है हमें क्या देखने को मिलता है, हमेशा ही वेरिएशन जो है वो आपको देखने को मिलती है। तो जब यहाँ पे क्लाइमेट में वेरिएशन देखने को मिलती है तो अलग अलग जगह पे जो डेन्यूडेशन प्रोसेस है ना वो भी हमें डिफरेंट तरह के देखने को मिलते हैं। So further, due to difference in wind velocity, directions, amount and kind of precipitation, उसकी intensity, precipitation evaporation का relation हो गया, daily range of temperature हो गई, freezing and thawing frequency हो गई, depth of frost penetration, geomorphic processes हो गए, they vary within any climate region। ठीक है, तो ये vary करते हैं, अलग अलग होते हैं। Climatic factor being equal, the intensity of action of exogenic geomorphic process depend upon the time and structure of the rocks। ठीक है, दूसरा तो ये हो गया कि टाइप किस तरह की रॉक्स की, स्ट्रक्चर किस तरह का है। ठीक है, स्ट्रक्चर टर्म जो है इसमें आ जाता है कि रॉक्स में फोल्ड्स हैं, फॉल्ट्स है, ओरिएंटेशन है, इंक्लिनेशन है, वहां पे क्या चीजें हैं, ज्वाइंट्स तो नहीं है रॉक्स में, बेडिंग प्लेन्स तो नहीं है, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। रॉक की हार्डनेस, रॉक की सॉफ्टनेस को भी देखा जाता है। केमिकल सस्पेटिबिलिटी जो होती है वो देखी जाती है, कितने मिनरल्स है उसमें वो देखे जाते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक विद डिफरेंसेस इन द स्ट्रक्चर ऑफर वेरिंग रेजिस्टेंस टू वेरियस जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस ऑब्वियसली। अब तो क्लाइमेटिक रीजन भी हो गया एक फैक्टर, दूसरा हो गया टाइप ऑफ रॉक्स। ठीक है, ये भी देखी जाती है, इसकी वजह से डेरिवेशन प्रोसेस जो है वो वेरी करते हैं। Okay, so and under varying climatic condition, particular rock may exhibit different degree of resistance to the geomorphic process। वही चीज मैं बार बार बोल रही हूँ आपको कि different climatic region की वजह से different rocks होती हैं और different तरह से जो है यहाँ पे work करती है, तो different तरह के हमें geomorphic processes जो है वो देखने को मिलती है। They operate at differential rates। Okay, so the effects of the most of exogenic geomorphic processes are small and slow and may imperceptible in short time span, but will in long run affect the rock severely due to continued fatigue। ठीक है, तो ये जो जोमॉर्फिक प्रोसेस होते हैं वर्क ये स्लो करते हैं, ठीक है, काफी स्लोली वर्क करते हैं, बट इन द लॉन्ग रन काफी लंबे समय के बाद, काफी सालों के बाद में रॉक के ऊपर जो है ये काफी बुरा प्रभाव डालते हैं, क्योंकि लगातार यहाँ पे ये प्रोसेसेस जो है चल रहे हैं, चाहे वो स्लो मूवमेंट में चल रहे हैं। ओके, so finally it boils down to one fact that the differences on the surface of the earth through originally
रिलेटेड टू द क्रस्टल इवोल्यूशन, ठीक है, कि किस तरह से यहाँ पे धरती के ऊपर फोर्स पड़ रहा है, ये डिपेंड करता है कि वहाँ की जो क्रस्ट है वो किस तरह से इवोल्व हो रही है, वहाँ पे अर्थ का मटेरियल टाइप क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, जिसकी वजह से यहाँ पे जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस में हमें डिफरेंस देखने को मिलते हैं। ओके, तो वेदरिंग के बारे में देख लेते हैं अभी डिटेल्ड वे में। इन एक्सोजेनिक जो एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस हैं उनके बारे में बात की हुई है। तो वेदरिंग क्या है? इट इज द एक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट ओवर अर्थ मटेरियल, ठीक है। वेदरिंग क्या है? इट इज द एक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट ऑन द अर्थ मटेरियल, अर्थ के मटेरियल के ऊपर वेदर या फिर क्लाइमेट का जो भी एक्शन होता है। ओके, तो ये क्या करते हैं, देयर आर नंबर ऑफ प्रोसेसेस विद इन द वेदरिंग विच एक्ट आइदर इंडिविजुअली, या फिर अकेले ही वो एक्ट कर लेते हैं, या फिर टुगेदर मिलके सारे प्रोसेस जो है वो अफेक्ट करते हैं धरती के मटेरियल को। एंड एज वेरी लिटिल और नो मोशन ऑफ मटेरियल टेक प्लेस इन वेदरिंग, एंड इसे हम बोलते हैं इन सेतु और दी ऑन साइट प्रोसेस, ठीक है। जब यहाँ पे कुछ ज्यादा मोशन ना हो रहा हो मटेरियल का, वहीं पे हल्का सा जो है ये एक तरह से मूव हुआ है एंड उसी जगह पे ही रह गया, हल्का सा मूव होके, तो हम बोल सकते हैं कि इन सेतु या फिर ऑन साइट प्रोसेस हो गया ये। ओके, so weathering processes are conditioned by many complex geological, climatic, topographic and vegetative factors also. तो क्लाइमेट जो है ये पर्टिकुलर इम्पोर्टेंस है, राइट। डिफरेंट वेदरिंग प्रोसेस जो है डिपेंड करता है कि वहाँ पे किस तरह का क्लाइमेट है, किस तरह की टोपोग्राफी है, उसी के अकॉर्डिंग ही जो वेदरिंग प्रोसेस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। सो नॉट ओनली वेदरिंग प्रोसेस डिफर फ्रॉम क्लाइमेट टू क्लाइमेट, बट ऑल्सो जो डेप्थ होती है ना वेदरिंग मेंटल की, वो भी यहाँ पे डिफरेंट है। तो देर आर थ्री मेजर ग्रुप ऑफ वेदरिंग प्रोसेसेस। पहला है केमिकल, दूसरा होता है फिजिकल, तीसरा होता है बायोलॉजिकल वेदरिंग प्रोसेस, ठीक है। तीन तरह के होते हैं। दे वेरी रियरली डज एनी वन ऑफ दिस प्रोसेस एवरी एवर ऑपरेट कंप्लीटली बाय इटसेल्फ। ऐसा नहीं कि ये सारे ही प्रोसेस जो है इंडिविजुअली कंप्लीटली जो है ऑपरेट करते हैं, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। ओके, तो ये आप पिक्चर देख पाते हो, है क्लाइमेटिक रिजाइन्स एंड डेप्थ ऑफ वेदरिंग मेंटल्स। तो यहाँ पे सबसे पहले ये नीचे वाला हो गया आपके, यहाँ पे फ्रेश रॉक होती है, ये वाला सारा जो आपकी फ्रेश रॉक होगी। तो ये अलग अलग जो है ना जोन यहाँ पे दे रखे हैं, ये टाइगा पोर्सल जोन है, ये स्टेप है, ये सेमी डेजर्ट है, एंड ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वाला जो है ये जोन है, ये सावन है। तो अलग अलग क्लाइमेटिक रीजन यहाँ पे दे रखे हैं। तो इस टाइगा में जो है ये सबसे नीचे होगी, इसकी जो डेप्थ है ना वो ज्यादा है, फिर स्टेप में आके जो इसकी डेप्थ जो है वो कम हो गई, ठीक है। फिर अब जो है इस रॉक की यहाँ पे भी थोड़ी सी कम होगी, ऐसे ऐसे जो है डेप्थ के बारे में बात की हुई है। देन सेकंड नंबर पे आपका ये वाला आ गया, ठीक है। सेकंड नंबर पे आपका ये वाला आ गया जोन ऑफ लिटिल केमिकल ऑल्ट्रेशन, यहाँ पे ज्यादा केमिकल ऑल्ट्रेशन नहीं होती है। देन थर्ड नंबर पे आ गया मॉडरेट टू गुड केमिकल ऑपरेशन, ये वाला जो एरिया ना यहाँ पे ज्यादा जो है केमिकल ऑल्ट्रेशन आपको देखने को मिलती है। देन आ गया क्ले मिनरल जोन हो गया चौथे वाला, ये वाला ऊपर वाला यहाँ पे आ जाता है ना, क्ले आ जाती है, मिट्टी आती है, यहाँ पे क्ले मिनरल जोन आ जाता है। देन फिफ्थ वन जोन ऑफ डोमिनेंस ऑफ ऑक्साइड्स एंड एल्यूमिनियम, ठीक है, कहाँ पे ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में ही होते हैं ऐसे। सिक्स नंबर पे आ गया सॉइल विद ऑक्साइड्स ऑफ आयरन एंड एल्यूमिनियम, तो ये भी जो है आपके कहाँ पे आते हैं, ये भी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वाले जो एरियाज होते हैं ना वहां पे आपको ये देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अभी बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास केमिकल वेदरिंग प्रोसेस, ठीक है। कई तरह के होते हैं ना वेदरिंग प्रोसेस भी, तो केमिकल के बारे में देख लेते हैं। और ग्रुप ऑफ वेदरिंग प्रोसेसेस क्या है, सोल्यूशन हो, कार्बोनेशन हो, हाइड्रेशन हो, ऑक्सीडेशन हो, रिडक्शन एक्ट ऑन द रॉक टू डिकम्पोज, या फिर डिसॉल्व हो या फिर रिड्यूस हो, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये केमिकल रिएक्शंस की वजह से होते हैं। किसके केमिकल रिएक्शंस की वजह से? ऑक्सीजन, सरफेस और सॉइल वाटर या फिर अदर एसिड्स की केमिकल रिएक्शंस यहाँ पे होते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से जो है जो भी चेंजेस यहाँ पे आते हैं उन्हें हम केमिकल वेदरिंग प्रोसेस बोलते हैं। वाटर एंड एयर, ठीक है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड अलोंग विद द हीट मस्ट प्रेजेंट टू स्पीड अप द केमिकल रिएक्शंस। यहाँ पे अगर वाटर एंड एयर जो है उसे उसके साथ हीट भी मिल जाए, मीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हीट भी मिल जाए, तो जो केमिकल रिएक्शन का प्रोसेस है वो स्पीड अप हो जाता है, ठीक है। ओवर एंड अबव द कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर, decomposition of plants and animal increases the quantity of carbon dioxide underground, ठीक है। तो क्या होता है कि जब प्लांट्स एंड एनिमल डिकम्पोज हो जाते हैं तो फिर अंडरग्राउंड कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो ज्यादा बढ़ जाती है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे केमिकल प्रोसेस तो हो गए, ठीक है। सो these chemical reactions on various minerals are very much similar to the chemical reactions
लेबोरेटरी। तो ये जो अंडरग्राउंड केमिकल रिएक्शंस हो रही है ना डिफरेंट मिनरल्स के ऊपर, ठीक है, वो केमिकल रिएक्शन जो लेबोरेटरीज में होते हैं ना वो इसके बिल्कुल सेम होते हैं, ठीक है, दे आर वेरी मच सिमिलर, राइट। तो बाकी केमिकल सॉरी बाकी वेदरिंग प्रोसेस जो है उनके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना भूलें। थैंक यू सो मच। हैव